हाँ जी बताइए। हाँ अभी निकाल देता हूँ। और बताइए। तीसरा, a point charge produces an electric field of magnitude this at distance this. What is the magnitude of the charge? एक चिट्टू है। E बड़ा, अच्छा आंसर आता है K Q by R square। क्यों निकालना है? E है 50, ये हो गया 1600 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। तो कितना आ गया? उधर जाएगा तो 9 और 4 13 हो जाएगा, और ये हो गया 16 5 80, मतलब 1 दिन की 4 दिन की, और ये आ गया 8/9। क्या आंसर देगा? मिली में कि माइक्रो में? -10 कितना बचे? 9 तो 10 की पावर -9, और ये 8/9 लगभग 0.8 ये आएगा। हाँ तो मैथ्स में सही तो आ गया फिर, तो इसको करने के जाएगा तो -11 दे रखा है, 11 नहीं आएगा, 10 आएगा। ठीक ठीक ठीक। 9th में देखते हैं। 3 charges of respective values this and this। ध्यान से देख, दोनों लाइक चार्जेस है कॉर्नर्स पर। कॉर्नर्स पर क्या है? लाइक चार्ज। Arranged along a straight line is shown in the figure. Calculate total electric field due to all 3 charges at the point P। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर पूछा है हमसे? बाइसेक्टर पर पूछा है। बाइसेक्टर तो है। अच्छा ये कितना लिखा हुआ है? Q माइनस में, और ये लिखा हुआ है 2Q, और Q की वैल्यू कितनी है? √2। ये A है, ये A है, और ये दूरी भी A है। हमेशा पहले वेरिएबल में सॉल्व किया करो। इसकी वजह से फील्ड कहां आएगा? इधर, इसकी वजह से इधर। देखा है ये वाले और ये वाले साथ। अगर मैं देखूं तो एंगल कौन सा मान लो? ये एंगल क्या मान लो? थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये वाले कटेंगे, कॉस वाले क्या बचेंगे? साइन वाले। तो नेट फील्ड बचेगा 2E sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब 2 into E की वैल्यू क्या आएगी? E की वैल्यू, अच्छा फोर्स निकालना है, फोर्स तो दो तरफ फोर्स में दे रखा है 2F sin थीटा। तो 2 into K Q 2Q डिवाइड बाय ये दूरी कितनी आएगी? √2। तो √2 का होल स्क्वायर, और sin थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, A अपॉन √2। A से A सम, ये क्या बचा? 2 से 2 गया, तो क्या बने? अरे ये 2 से 2 कट गया, और ये √2 से 2 रूट करेगा, तो √2 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये आंसर है। अब √2 K में आंसर है क्या? तो 9 into 10 की पावर 9, और Q कितना है? √2 स्क्वायर करेंगे तो 2 माइक्रो है, तो 10 की पावर -6, और एक कितनी है? 1। कितना बचा? 3 18 √2 into 10 की पावर 3। आंसर क्या दे रहा है? ये कितना हुआ? 1.4 ले लो, तो 1.4 into 18, सारे सवाल ऐसे ही है कैलकुलेट वाले। गजब।
मजा आ गया तुमको ना? 2 घंटे लग गए होंगे, 2-3 घंटे। 18 × 4 72, 7, 18 और 7 25, ये आ रहा है सवाल आ गया? हाँ आ गया। दोनों को एक ही ईमान के विश भी कर दिया था और फिर टूटने की वजह से ऊपर करके अच्छा मतलब दोनों ओके, मैंने गलत किया है, मैंने सही किया है, मगर मैंने क्या निकाल दिया 4। और भाई ये कह रहा है कि ये भी चल लिया, ये भी क्या है फिक्स है। कितने चार्ज हैं? मैं तो सवाल ही दूसरा बना दिया। मैंने सवाल क्या बना दिया बताए? 2 क्यों यहाँ नहीं? 2 क्यों कहाँ है? यहाँ 2 क्यों कहाँ रखा हुआ है? यहाँ। और उसमें क्या निकाल दिया नेट? जबकि सवाल क्या देना चाह रहे? ये क्यू माइनस का, ये 2Q और ये, और इस पॉइंट पर तीनों की वजह से नेट क्या निकालनी है? इसकी वजह से इधर आएगी, इसकी वजह से पीछे जाएगी और इसकी वजह से इधर आएगी। अब इसका ये वाला कॉस और ये वाला कॉस तो कट जाएगा अगर ये थीटा है तो ये क्या बचेगा? 2e sin थीटा। अगर मैं इसको e बोल रहा हूँ तो इधर से क्या बनेगा? 2e sin थीटा तो होगा इधर की तरफ, और ऊपर कितना होगा? अच्छा e की वैल्यू क्या लिखोगे? इसकी वजह से KQ/√2a का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ? KQ/2a²। और इसकी वजह से जो लिखा था फील्ड यहाँ पर, तो ये दूरी कितनी है? a। कितना लिखोगे इस वाली वैल्यू को? e डैश बोल दो, 2KQ/a²। तो KQ/a² की वैल्यू कितनी है? 2e। अब KQ/a² की वैल्यू 2e, तो ये कितना हो गया? 4e। है तो नीचे कितना लिखा हुआ है? 2e sin थीटा। sin का वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर 1/√2। तो 1/√2 का मतलब कितना हो गया? √2। तो अब देखो नीचे कितना है? √2। ऊपर तो बड़ा कौन है? 4। तो नेट क्या हुआ? 4 - √2 into e। 4 - √2 कितना हुआ? ये 1.4। 40 में से गया 14, 26, तो 2.6। और e की वैल्यू खोलो, e की वैल्यू तो 9 into 10 की पावर 9 क्यों है? √2 into 10 की पावर -6। नीचे क्या आ गया? 2। कितना है? 3। ये कितनी बार कट गया? नीचे क्या आ गया? √2। √2 लगभग कितनी बार कट गया? 2 बार। लगभग 16 या 18 के आसपास आएगा, 18 के आसपास आएगा, यही आएगा। ईमान के बीच में एंगल 60 हो गया, 2e cos 60 से 60। ये a है, ये a है, तो ये 60 कैसे आएगा? वो नहीं ऊपर वाला सर, ये ना ये 60 आएगा क्या? 60 कैसे आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 45 आएगा। ये 90 है, ये सेम है, ये 45 से है। ये क्या किया? ये क्या किया? अच्छा मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2-3 को समझ में आया, ये बाकी के तो हवाई जहाज क्या हुआ है? आया समझ में? अरे भाइयों ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए बोलता रहता हूँ, इसलिए बोलता हूँ वापस देखो। ये कितना यहीं बचेगा ना? कितना बचेगा? 2e sin थीटा। ये कहाँ बचेगा? नीचे। और ऊपर वाला वो कितना है वो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा e क्या माना है अपने? e माना है इसकी वजह से, वो क्या माना है? KQ/2a²।
अच्छा साइन 45 लेंगे। यस सर 40 मतलब 1/√2 तो बचा ये कितना है √2e। तो √2e कहाँ है नीचे, और इसकी वजह से जो यहाँ पर चार्ज है वो कितना है 2q। इसकी वजह से निकालना ऊपर कितना आएगा k 2q डिवाइडेड बाय k²। अच्छा मैंने इसको e के रूप में लिखना चाहा तो k³ बाय a² की वैल्यू क्या है 2e। तो इसकी जगह रखा, इसकी जगह खाली इसकी जगह 2e और 2 का 4। तो इसके ऊपर कितना है 4। तो नेट कैसे निकालें, बड़ा कौन है 4। तो क्या लिखोगे 4 माइनस √2 इंटू e। नेक्स्ट 14 एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है जिसमें क्या होगा चार्ज, एक्सरे, न्यूट्रॉन, अल्फा, ये गामा। तो गामा में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अच्छा डिफ्लेक्शन किसका आएगा पॉजिटिव का या नेगेटिव। अच्छा अल्फा में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या कर जाएगा इसको डिफ्लेक्ट। एक्सरे को डिफ्लेक्ट कर सकता तो यूवी रे है। अरे एक्स-रेज में कोई इलेक्ट्रिक फोटो होता है, रेज में क्या होते हैं फोटोन। फोटोन में कोई चार्ज नहीं होता, तो फोटोन तो एक्स-रे तो हट गया। न्यूट्रॉन को क्या है एक गामा रेज भी क्या है, गामा रेज भी क्या है रेज, रेज में क्या होंगे फोटोन। तो बचा कौन अल्फा। याद रखना एक टूल बॉक्स लिखा था मैंने, अल्फा में कितना मास का होता है 4 और चार्ज 2 कैसा प्लस। तो चार्ज किसमें है अल्फा में, तो जिसमें चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है डिफ्लेक्ट। और बोलो 18 11 देखा भैया। रेगुलर हेक्सागन beside this find electric field at a point। 3 पे है 3 पे नहीं है -2 प्लस ये 2 क्यों है, ये क्यों है, इस पॉइंट पर निकालना है। और ये भी क्या है क्यों। कैसे कराए प्लस माइनस से फायदा नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि सिर्फ 3 बचेंगे। इससे बेहतर है तो ऐसे सोचो प्लस माइनस का फायदा तब होता है जब एक खाली हो। कितने खाली है मतलब 3 में तो 4 से, तो 3 में खाली है तो अगर उनको जोड़ोगे भी तो वापस से 3 क्या बचेंगे खाली, तो बात फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे करें, इसकी वजह से करेगा इधर कितना हम दे दो बाहर की वजह से भी इनके बीच का एंगल 120 को रेगुलर एक्स्ट्रा करना 120 का एंगल। तो ये कितना रहेगा ई 120 पे ई हो जाएगा और इससे कितना आएगा 2e वो भी आएगा कितना आएगा दोबारा देखो इसकी वजह से कितना आएगा 2e और इन दोनों को काटते तो इधर ही आएगा बीचों बीच कितना e तो नेट 3 और e की वैल्यू k³ बाय a²। तो 3k³ बाय a²। 2 एक साइड नहीं गड़बड़ किया था, गड़बड़ किया ये साइड कितने हैं ये 2 है। तो ये वाला जेड साइड निकालो ये 2 ही नहीं होगा। सुनो ये वाला जेड निकालो कितना होगा k into 2q बाय 2a²। तो 2k³ बाय 4a² फिर क्या आएगा k³ बाय 2a²। ये क्या हमारा है e ले जाएगा e बाय 2। तो इन दोनों का क्या आएगा e इन दोनों का e और इसकी वजह से e बाय 2 तो 3e बाय 2 क्या आएगा सर 3k³ बाय 2a²। आपको जान के दुख होगा कि पेपर टेस्ट में ये टेस्ट पेपर में है नहीं तुम्हारा तो तुम्हारा नहीं है उस जो वो है ना मेरे टेस्ट अनअकैडमी में
उसमें ये क्वेश्चन मुझे याद है कि मैं सॉल्व किया कल परसों, लेकिन उसमें क्या कर रखा है, एक चार्ज माइनस है, यही था शायद, ये वाला माइनस है, तो नेट क्या हो जाएगा, e/2 आंसर आ रहा है उसका, e/2 वाला है ना, ये वाला क्या दे रहा है माइनस, पूरा कीजिएगा इधर, इधर तो कितना है e/2, इधर e, तो नेट e/2 कहां इधर, आगे बोलो 18 15 देखो, 15 में पूछा है ना वो, सेमी सर्कुलर आर्क XY प्लेन में है, नहीं हो पाएगी, आधी प्लस में और आधी माइनस में, दो में ट्रायंगल कितना आएगा 90, लेकिन एक कितनी आएगी 3, एक आएगी 4, 3 और 4 का 5, तो देख तो मुझे 5 का है, हाफ नहीं आगे आधी है, जब ये आधे आधे होते हैं तो कैसे करते हैं क्वार्टर क्वार्टर, ये कितनी है 3 लैम्डा और ये कितना है -4 लैम्डा। अच्छा इसकी वजह से क्या आएगी, इधर आएगी, कितनी आएगी 6 के लैम्डा बाय इनटू, ऐसे क्या होती है क्वार्टर की √2 के लैम्डा की जगह 3 लैम्डा डिवाइड बाय r, और इसकी वजह से इधर है कितने एंगल पे आ जाएगी, ये कितना आएगा 4√2 के लैम्डा बाय r, ये दोनों को सॉल्व करना है, जनरल केस में निकालोगे दोनों का, इसका स्क्वायर करो 32 के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 9 और 2 18 के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय r स्क्वायर का, अच्छा आएगा कहां पर आएगा, तो इधर ही तो आएगा, तो ये 45 अलॉन्ग एक्सिस, पीछे आंसर गलत हो सकते हैं क्योंकि ना ट्रिली नहीं सॉल्व किए, ट्रिली नहीं सॉल्व किए, बीचों बीच नहीं आएगी दोस्त, उस पे आएगी एक्स एक्सिस है ना, हाँ ये भी गलत है, बीचों बीच नहीं आएगी भैया, बीचों बीच कब आती जब ये दोनों से, अच्छा बड़ा कौन है ऊपर वाला, तो थोड़ा आ जाएगा ऊपर वाला। नेक्स्ट सवाल किसका, ये वेक्टर का, अरे अगर ये नहीं भी हो रहा तो फिर क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए था, वो ये एफटीपीस की है मैं बता रहा हूँ ना, और वैरायटी का ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं क्लास में, फिजिक्स तो कोई भी नहीं होगी, और बोलो 18 देखो भैया, a thin conducting ring of radius r given a charge plus q, the electric field center O of the ring is the charge of the part AKB, AKB की वजह से कितना है E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर टू द चार्ज ऑफ द पार्ट ACDB की वजह से कितनी होगी, टोटल रिलेशन कितनी है 0, टोटल रिलेशन कितनी है, अगर एक की वजह से E है तो बचे हुए की वजह से कितनी होगी E, मॉड्यूल में हो गया, क्या बोल रहे हैं, लाइन नहीं है चार्ज है इस पर, अरे 3/4 सर्कल को कैसे बोलेगा, इस सर्कल को क्या बोलेगा, नाम क्या दे दिया ACDB, अब इसके लिए जो भी फील्ड होगा वो कहां होगा, नेट तो 0 होना चाहिए, तो जो इसकी वजह से आएगा उसके जस्ट अपोजिट, कहां पे होगा ये बताओ, इसकी वजह से कहें, इसकी वजह से कहां आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, तो इस पूरे की वजह से इधर आएगा, हेलो हेलो ओके, आगे 19 20 21 16, 3 charges are placed on the corners of a triangle, the magnitude of the electric field at center O due to Q is E, खाली Q की वजह से E है, तो टोटल फील्ड एट सेंटर O is 3E, तो बताने क्या रिलेशन होगा, टोटल फील्ड निकालो इस पर, ये Q है, मतलब Q और ये कैपिटल Q है,
अब इसके लिए फील्ड कहाँ आएगा? इधर। इसे सवाल का नाम दिया है ई। अच्छा ये दूरी कितनी होती? x मान लो। तो सबके लिए दूरी क्या आएगी? सेम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई क्या है? k क्यू बाय एक्स स्क्वायर। एक तक ई है तो इसका भी क्या होगा? ई होगा। कहाँ? इधर। कितने एंगल पे होगी? अरे ये एंगल 120। अब वो बोला कि इस भाई के करंट कहाँ आएगी? इधर। अच्छा इन दोनों की किधर कहाँ आएगी? जस्ट पीछे। कितनी? और इसकी वजह से क्या आ रही होगी? k q बाय एक्स स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि टोटल 3 है। टोटल क्या है? 3। तो इन दोनों को जोड़ दो। तो एक ऊपर और एक नीचे कैसे जोड़ोगे? ई। 4 से साइन पूछ रहेगा। साइन तो आपको जोड़ो, आपको नहीं बता रहे साइन। तो ई प्लस k क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्या होना चाहिए? 3। तो उधर लेके जाओगे तो 2 तो k क्यू बाय एक्स स्क्वायर बराबर 2 k क्यू बाय एक्स स्क्वायर। k बाय एक्स स्क्वायर से k बाय एक्स स्क्वायर, तो q बराबर 2q। यस सर। ये नहीं है आंसर। ऊपर वाला माइनस रहेगा तो एक साइड बीच वाले ना प्लस पॉजिटिव ले रहा है ना, तो जो ऊपर वाला 3 की दिशा दे रखी है माइनस होना चाहिए ऊपर आना सर अपोजिट डायरेक्शन माइनस होना चाहिए था। ये 3 है, 3 क्या बोल सकती है? चलो दोनों सेम दिशा में हो तो अब इनकी दिशा तो फिक्स है कहाँ? इधर। तो ये भी कहाँ होना चाहिए? इधर। तो इसका साइन कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोलो आगे। साइन दोबारा समझाओ। सवाल में किसी से हो गया सर। ये देखो वापस सिर्फ नेट तो होना चाहिए 0 होना चाहिए 3। तो नेट ही गलत निकाल रहे हैं ना, पर नेट कैसे निकालते हैं? ई माइनस अगर मैंने ये वाला पॉजिटिव मान लिया, अब मैंने इधर क्या मान लिया? 3 इधर ही माना, तो नेट को भी क्या माना? पॉजिटिव। दोबारा मैंने इसमें क्या मानी? पॉजिटिव। ई माइनस बराबर 3 भी कहाँ माना है? तो यहाँ से कितना आएगा? ये लेके जा अपने आप क्या आगे माइनस। आपको बोला कि सर ये तो आपकी चीटिंग है, आप लोगों पर भी मान नीचे मान लो, ऐसा करते नीचे वाले को क्या मानते थे? प्लस। तो क्या बोलते हैं? k क्यू बाय एक्स स्क्वायर माइनस ई। अरे और बराबर में भी क्या होता है? माइनस का 3। तो बात तो बराबर दो आंसर आएंगे ना। दो आंसर नहीं दिख रहे क्या? और 2 आंसर आएंगे भाई। तुम्हें ये भी तो नहीं पता नहीं 3 कहाँ है? ये 3 इधर है या इधर? सोच ये इधर कितनी है? अब इसकी वजह से मान लो इधर 5 ही हो जाए, सॉरी 4 ही हो जाए, तो नेट 3 कहाँ? नीचे। और ये वाली बची हुई कितनी थी? और इसकी वजह से इधर ही कितनी हो जाए? 2 तो भी नेट 3। तो क्यों के कितने वैल्यू पॉसिबल है? 2। एक बार दिशा कहाँ लेके? एक बार दिशा नीचे ले। ऊपर लेके कितना आया? माइनस में आएगा। ऊपर लेके आंसर क्या आएगा? माइनस। अब नीचे लेके लेते हैं, नीचे लेते हुए क्या बोलते हैं आंसर? नीचे आंसर इसको नीचे मान रहे हैं तो क्या करते हैं? k क्यू बाय एक्स स्क्वायर माइनस ई बराबर 3। तो यहाँ की क्या होता है? पूरी। अद्भुत सवाल है भैया। आगे बोले, चले आगे डिस्कशन काफी हो गया। चले आगे बोलो थोड़े देर क्वेश्चन बता। एक्स्ट्रा सेकंड का टाइम कौन सा रिंग वाला है?
वो टाइम पे निकालना है जो बड़े सवाल है, वो कॉपी में कर लेना। वो किया किसी ने? वो तुम्हारा आंसर रिंग मान के आ गया है उसमें, वो रिंग नहीं है वो। एक कॉपी में लिख देना सवाल, बड़े सवाल है। सवाल देख क्या है, एक वायर है लैम्डा, इनफाइनाइट वायर है। एक इनफाइनाइट वायर पे ये कोई पॉइंट है आर रेडियस, आर दूरी पर, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। हाँ, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ऐसे एक वायर है, फिर चारों तरफ ऐसे से घूम रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कोई ना कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देना चाहिए। कौन दे रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बस तो यहाँ पर ये पॉइंट घूम रहा है, कितना मास है इसका, कितना चार्ज है, छोटा क्यू। यस सर। और ये दूरी कितनी है, आर, -q। अब -q है तो इसमें फोर्स का लग रहा होगा अंदर की तरफ, और ये फोर्स अंदर है और उसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, ऐसे, तो ये ऐसे घूमता होगा। यस सर। अब मुझे पता है इसे घूमने का टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर का टाइम। अब मुझे पता है कि अगर मुझे टाइम निकालना एक चक्कर का, तो पहले मुझे क्या खोल देनी चाहिए, ओमेगा। फिर उससे मैं निकालूंगा t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। तो उसके लिए मैंने देखा कि अगर ये सर्कल कर रहा है तो इसको जो एफसीपी प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बराबर करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, q इनटू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पॉइंट पर फील्ड क्या इस चार्ज का लेंगे या वायर का लेंगे, वायर का खुद में फोर्स बराबर सेंटीमीटर फोर्स की दो पॉसिबिलिटी बनाई थी मैंने आपको, mv² या m ओमेगा स्क्वायर। क्या लेना चाहिए, ओमेगा निकालना है, तो किसके बराबर कर दूं, m ओमेगा स्क्वायर। समझ में आई बात। तो क्यू ई कितनी आएगी फील्ड की, वैसे इनफाइनाइट वायर है 2k लैम्डा बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2k लैम्डा अपॉन m आर स्क्वायर, ये तो आएगी। और ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2k लैम्डा अपॉन m आर स्क्वायर का। अब टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा को इन्वर्स करेंगे तो टर्म कहाँ जाएगी ऊपर, तो 2 पाई m आर स्क्वायर अपॉन 2k लैम्डा का। हाँ बेटा, mv स्क्वायर हमें r से भी कर सकते हैं 100%। फिर टाइम कैसे लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं नीचे b की वैल्यू एक फॉर्मूला है, उस p को उधर भेज के इसका जो v स्क्वायर तो इधर अंडर किया है। एग्जांपल नंबर 6 में भी डाल दिया, मैं mv स्क्वायर में देखो अगर mv स्क्वायर पे r लगाएंगे ना, टाइम को फॉर्मूला लगाना डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना, ये निकाल के या फिर v निकाल के v बराबर ओमेगा, उससे क्या निकाल ले ओमेगा। तो उससे बेहतर है जो हम सीख के सर्कुलर, तो सीधे क्या लगा दो बेटा, सर्कुलर मोशन काम नहीं आया है, केवल सेंटीमीटर की बात है, वही है ओमेगा स्क्वायर। यस सर। पढ़ना शुरू किया कर दिया क्या, यस सर। है प्रोटोकॉल किया है। तो मॉर्निंग में कहीं आ रहा, देखिए भैया, कलेक्टर साहब का सख्त आदेश है कि जो बच्चा 2 दिन से भी ज्यादा बाहर है उसके पेरेंट्स को कोटा में बुलाया जाए फोन करके। तो आज हमारे पास लिस्ट आ जाएगी शाम तक। तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपके दोस्त मित्र हो तो बताना उनको, कलेक्टर साहब उन्हें सीधा बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे कि वो क्यों क्लास नहीं जाते हैं।
बहुत एक्टिव करेक्टर है भाई आपकी बार। हाँ कलेक्टर साहब से मिल सकते हैं। हाँ कलेक्टर साहब से मिल सकते हैं। अब वो थोड़ी मिलते हैं, पूरी कमेटी होती है, कमेटी मिलेगी आपको, हर दिन फोन करेगी, सुबह की रिपोर्टिंग, दोपहर की रिपोर्टिंग, शाम की रिपोर्टिंग। हाँ ये कौन? एडमिशन कराया है तो आना चाहिए। अगर वो इसलिए नहीं आ रहा है कि ये मास्टर पढ़ाएगा तो मैं तो काफी टाइम तक पढ़ाऊंगी, काफी टाइम तक नहीं है। सब ध्यान में इसलिए नहीं आया कि आप आए थे। बारहवीं में एक मैच छोड़ूंगा तो उसमें जाएगा वो। चले स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक लाइंस। चलो स्टार्ट। हाँ बेटा बोल। ऑप्शन नहीं मिल रहा वो सभी। अरे आर वाले ना ठीक है राय, मुझको राणा जी माफ करना है। अब मुझे आंसर भाग लेगा तो आगे तो बचेगा। EFL इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसके अंदर से क्या खत्म हो गई है अब गणित कुछ दिन के लिए एकदम 3-4 दिन के लिए सिर्फ क्या आएगी फिजिक्स, क्या आएगी केवल शुद्ध रूप से फिजिक्स। अब ध्यान सुनना क्या वाला फिजिक्स आएगा या फिर सवाल ही उसके आएंगे फिजिक्स, मतलब एक छुट्टियों में आंसर आएंगे। फिजिक्स के सवाल कौन से होते हैं? फिजिक्स सोचो और सीधा आंसर सुनना। पहली बात तो ये था शॉर्ट नोट आता है भैया, शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज। कुछ लिखाई थी मैंने, पहले क्या लगाई कि किसने दी थी? ये माइकल फैराडे ने। दूसरा ये इमेजिनरी है, ऐसी कोई फील्ड लाइंस दिखती नहीं है। तीसरा पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर जाएंगी और नेगेटिव में टर्मिनेट होगी, टर्मिनेट तो नेगेटिव चार्ज की तरफ है। अगला अगर फोर्स फ्री चार्ज फ्री रीजन है तो ये हमेशा विद्यमान रहेगी, समय प्लस हो। और मेरे आसपास तुम में से कोई भी नहीं है तो तुम भी चार्ज हो, तो मेरे जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो सब क्या रहेंगी? कंटिन्यूअस, लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा नहीं होगा यू गई फिर यू गैप नहीं, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। लेकिन अब इसकी चार्ज से काउंट करो, मतलब मेरी फील्ड लाइन निकल रही है, ये बीच में चार्ज घुस गया तो ये भी तो क्या देगा तो मैं और ये रिपेल कर रहा हूँ मुझे, तो बीच में मेरी फील्ड लाइन इसकी वजह से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बोल जाएंगी। बोलो तो चार्ज फ्री रीजन लाइन समझ में? चार्ज फ्री रीजन मतलब चार्ज नहीं होगा तो फील्ड क्या रहेगा? कंटिन्यूअस। अगर कोई चार्ज बीच में आ जाएगा तो फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या हो जाएगा? फिर आइसोलेटेड चार्ज के लिए फील्ड लाइन कहां तक विद्यमान है? ये लिखा दिया था इसके अंदर क्या? तो आप देखो 30 मिनट बाद तो क्लास शुरू हुई है, 30 मिनट का तो केवल डिस्कशन है। और प्रॉपर्टीज देखिए, अरे ये नहीं पढ़ाएंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा सिग्मा रो। ठीक बहुत तो इस पे डायग्राम मान लो। आइसोलेटेड चार्ज के लिए कैसे बनेगी? ये प्लस क्यू चार्ज होगा, कैसे बनाओगे फील्ड लाइंस? कैसे बनाओगे? निकाल दो। और ये ऐसे टूटी में निकलती है, ये चार्ज क्यों है तो ये ऐसे 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 आपकी तरफ सब ले जाएंगे। तो एक क्वेश्चन सिंपल आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2D कॉन्सेप्ट है कि 3D कॉन्सेप्ट? 3D कॉन्सेप्ट। मगर मजबूरी मेरी क्या है? मैं बनाऊंगा इस पे बोर्ड, इसे बनाऊंगा बोर्ड पे तो लगेगी कैसी? 2D जैसी। तो ये ऐसा होगा तो और
इन्फिनिट चल रही होगी ये सब, ऐसे ही लगातार क्या है इसका फील्ड लाइन, इन्हें क्या बोलते हैं फील्ड लाइन। अच्छा प्लस से क्या होगी बाहर, तो एरो में लगाओगे बाहर की साइड, आइसोलेटेड चार्ज है प्लस होगा। ऐसे माइनस के लिए कैसे बनाएंगे, मतलब क्या होगा, अरे मैं जो कर रहा हूँ तुझे पता है क्या, मैं आपको ये बताऊंगा कि फील्ड लाइंस जो है वो इमेजनरी कॉन्सेप्ट तो है, एक से आप कितनी भी फील्ड लाइन निकाल सकते हो, एक दो अनंत, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर ये जो फील्ड लाइंस होती है ये प्रोपोर्शनल टू होती है मैग्नीट्यूड की, मतलब अगर 10 कूलम के चार्ज में आपने 20 लाइन बनाई है तो 20 कूलम वाले में 40। यस सर, जैसा आपने सुना है शब्द इनर्शिया, इनर्शिया इक्वल टू मास नहीं है, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास उसका इनर्शिया भी, ऐसे जिसमें फील्ड लाइंस उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी। यस सर, क्या मैं इसमें 100 बना सकता हूँ, बनाओ, मगर इसमें 100 बना देना आपने, मैंने जब 2 के बनाऊंगा तो 200, तो मैंने आप यहाँ पे क्या दिया, यहाँ भी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड, तो लॉजिकली मैं समझाने के लिए, अभी अपन सचिन तो कुछ ही बना सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ फील्ड लाइन कितनी बनाई है 12, तो इसमें भी कितनी बनाऊंगा 12। एरो में लगाऊं, माइनस में क्या होती है टर्मिनेट, एक और है बराबर है भैया, बना लो, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फटाफट, उस प्रॉपर्टी के ही नीचे वो आइसोलेटेड प्रॉपर्टी लिखी ना भाई, उसी के नीचे बनानी है, और ऐसे कैसे बोर्ड में छापनी था, बिल्कुल। अब ये बात क्यों के लिए 12 होती है, तेरी ड्राइंग में, तेरी ड्राइंग में अगर तू 3 बना रहा है क्यों में, तो 2 क्यों में 6, चॉइस अपनी है, लेकिन एक चॉइस फिक्स कर दी तो फिर मल्टीपल में चलेगी। क्या मैं E/2 ले सकता हूँ, क्या मैं E/2 4 ले सकता हूँ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, सब पता, चिड़िया E/2 ले सकते हैं क्या मैं E/3 दे सकता हूँ, दे सकते हैं, आज देने का टाइम सब दे दो, E/3 ना दे सकता है ना दे सकता है, यही तो चार्ज की प्रॉपर्टी थी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, magnitude of charge is directly proportional to number of field lines. Magnitude of charge is directly proportional to number of field lines. Directly proportional to number of field lines directly associated with charge. Directly associated with charge. Directly associated with charge. Directly associated with charge.
जैसे सवाल आता है, ध्यान रहे क्यू बराबर फील्ड लाइन मत कर देना कि भाई 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, 10 माइक्रो कूलम फील्ड लाइन है। परफॉर्म मेजरमेंट है। जैसे बोलो काला गोला तो आगे 6 फीट का लंबाई है तो 6 फीट गोला हो गया। तो गोरा काला कैसे नापेंगे? किसी बेस आइडिया से नापेंगे ना। अरे ऐसे ही फील्ड लाइन का एक प्रोपोर्शनलिटी बता रहा है कि अगर 1 कूलम का चार्ज है तो अगर फील्ड लाइन कितनी है x है तो 2 कूलम पे 2x। तो सवाल ऐसे आता है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, बनाना नहीं है, पहले मैं बनाऊंगा। अभी क्या सवाल आ गया समझ नहीं आएगा क्या हुआ है। अब क्या लिखा सवाल पढ़ो, डायरेक्टली एफर्ट फील्ड लाइन देखो। देखो मान लो बोलता है कि Q1 प्रोपोर्शनल टू फील्ड लाइन और दूसरे में क्या होता है Q2 प्रोपोर्शनल टू फील्ड लाइन। प्रोपोर्शनल के हटाते कोई कांस्टेंट आता तो दोनों में कट जाता। तो रेशियो में किसके बराबर था? फील्ड लाइंस के बराबर। तो सीधा क्या कर लो, फील्ड लाइंस गिन लो और रेशियो हमेशा माइनस के साथ बोलना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ गया? फील्ड लाइन देखे कि ये चार्ज कैसा है, ये तो इससे कितने फील्ड लाइन गिन दी डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्या लगा दो 8। और इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 क्या लगा माइनस 6। यस सर क्या है ऐसा भी रहता है तो माइनस का 2 उसका एग्जाम्पल में चेप लेना इसको क्या बना दिया सर बाबा। नेक्स्ट अरे किसी भी जगह से जैसे फील्ड लाइन होती है बताती क्या है ये फील्ड लाइन क्या बताती है? ये बताती है फील्ड लाइन यहाँ क्यों बनी है। जो अगर मैं पूछूं यहाँ पर इस पूरे सेट ऑफ इक्वेशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा तो इस पर टेंजेंट होगा। इस फ्लूइड में ना स्ट्रीम लाइंस फ्लूइड में पढ़ोगे स्ट्रीम लाइंस मैं यहाँ टेंजेंट होगा तो ये ऐसा बनेगा। तो टेंजेंट यहाँ क्या बता रहा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा।
इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर नेट फील्ड कहाँ होगा, तो ये बताना कहाँ होगा, इधर होगा। और मुझे फिर आप कैसे सोच लॉजिकली सोच सकते हैं, इसकी वजह से कहाँ होता, इसकी वजह से, अरे ऐसे हो जाता, और इसकी वजह से कहाँ होता, इधर होता। यस नेगेटिव जो नेगेटिव है ना यार, अरे ये वाला कैसा है, ये कहाँ आएगा, इधर, और इसकी वजह से तो आपको अपने आप दिख रहा होगा इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ सकता है, यहाँ, इसलिए फिर लेना इसकी हो गया, क्या हो गया, समझ में आई बात। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, tangent at a point on field line, tangent at a point on a field line, tangent at a point on a field line gives the direction of net electric field, gives the direction of net electric field at that point, gives the direction of net electric field at that point. लिख लो ये डायग्राम का, gives the direction of net electric field at that point. Next, two electric field lines. Two electric field lines do not cut each other. Do not cut each other. Second thing, because at common point two direction is possible, because at intersection point a common point, because at common point two direction can be possible, which is wrong. नॉट पॉसिबल ही बोलता, लेकिन तू बोल गया ना, which is wrong. सुनना, सवाल कह रहा है कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक फील्ड लाइन है किसी एक चार्ज की फील्ड लाइन है ये नहीं कर सकते, कारण इस काटे हुए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट एक ही होता, लेकिन यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते तो इस भाई के हिसाब से टेंजेंट यहाँ आ गया और इसके हिसाब से टेंजेंट यहाँ आ गया, तो इस पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन पॉसिबल हो गई, दो, जबकि एक पॉइंट पर तो एक ही फील्ड होगा, इसका मतलब ये क्या है, गलत, तो ऐसा नहीं है हो सकता। अरे सारे पॉइंट याद होने चाहिए, याद अगर ऐसे ना हो, कोई 5 याद रखना बोर्ड के लिए तो, लेकिन कोई बताए तो ये होना चाहिए, हाँ ऐसा होता है। पहला पॉइंट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, चार्ज फ्री रीजन में अनकंटिन्यूअस रहेगा, पॉजिटिव से दूर जाएगा और नेगेटिव में घुसेगा, आइसोलेटेड चार्ज फ्री इंफिनिट तक हो सकती है, जितने ज्यादा फील्ड लाइन उतना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड हो सकता है। अरे बोलो, अगला किसी टेंजेंट, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, नेट फील्ड क्या देगा, डायरेक्शन, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, density of field lines, density of field line gives the idea about magnitude of
density of field lines gives idea about the magnitude of electric field. Gives the idea of magnitude of electric field. ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। ये फील्ड लाइंस निकल रही साहब। अभी क्या निकल रही है बताओ? किसी चार्ज की निकल रही है, मालूम नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ चार्ज, हमारी क्या निकल रही है फील्ड लाइन। अब आपको बताना है कि कहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा रहा हो। तो लॉजिकली आप पता है चार्ज जाऊंगा तो ए पर जाएगा, पर तुझे क्या पता चार्ज मान लो हमारे साथ बैठा। तो अब आपको सोचना है कहां एक फील्ड ज्यादा होगा, तो चेक किससे करेंगे पढ़ना? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन का मतलब किसी गिवन एरिया में फील्ड लाइन क्या हो ज्यादा। तो अपने मन से एक उंगली फिक्स करिए, जैसे मान लो इस उंगली से और भी छोटा कर लेते हैं, ये देखिए ये एरिया। अरे बोलो इतना ये एरिया भी लो। यस सर, यस सर, थोड़ा बड़ा कर लो ये एरिया ले लिया। यस सर। अब इस एरिया में इतना एरिया पे लो। यस सर, बोलो सेम थिंग देखो। यस सर, ऑलमोस्ट है सेम। अगर बोलो ये एरिया और ये एरिया सेम है, इस एरिया में कितनी फील्ड लाइन है? इसमें तो यहाँ मैग्नीट्यूड 7। यस सर, गिवन एरिया में अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो मैग्नीट्यूड। अब ये तरीका थोड़ा देखो कम समझ में आता है, तुम्हें भी कम आ रहा है। मैं इसको उस तरीके से बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नई टर्म बनाओ, लाइन डेंसिटी। क्या बनाओ? जो मैं बोल रहा हूँ ना डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, उसका प्रॉपर नाम क्या होना चाहिए? लाइन डेंसिटी। मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, मतलब नंबर ऑफ EFL पर यूनिट एरिया। अब इस नंबर को अपने मन से नाम दीजिए, मान लेते क्या नाम दीजिए इसको n। तो जिसका n ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। अब मैं बोलूं कि मैंने बोला कि ये +2 चार्ज है, इससे फील्ड निकल रहा है नहीं निकल रहा? नहीं निकल रहा। मैं आपसे बोलूं कि अब मैंने 2 पॉइंट लिए भैया जी, एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी। बताइए क्या करिए? बताइए बबुआ कहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा? तो तू अगर उस एरिया से मानेगा तो तू रहेगा नहीं यार, तो बस गया। ये पता? यस सर। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे कर, यहाँ पे क्या माने? एरिया, और यहाँ पर भी क्या माने? क्या इसमें जो फील्ड लाइन घुसी कितनी? 1 2 3 4 5, उसमें भी कितनी जाएंगी? 1 2 3 4 5। तो दोनों की फील्ड लाइंस तो क्या है? लेकिन इसका एरिया क्या है? तो इसकी फील्ड लाइन, इसकी एन क्या होगी? तो इसके मैग्नीट्यूड क्या हो गया? किसी को बताना सब चिंटू तरीके से बताना है। ये तरीका आपको इसमें समझ में आएगा, इसमें कम समझ में आएगा। हाँ इसमें या अगर आएगा अकल आएगी तो ये भी लगेगा इसमें। कैसे? इतना ही एरिया लेके देखना यहाँ पे, इतना ही एरिया में यहाँ लेके देखा तो फील्ड लाइन थोड़ी क्या हो जाएगी? कम। और ना एरिया लगे तो बेस्ट तरीका यही होता है। यस सर। तो अपने लेफ्ट साइड में लिख लेना इस तरीके को, लिखाऊंगा नहीं। क्या डिफाइन करना? एन। एन क्या है? राइट डेंसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ लिखा हुआ है ये अपने यहाँ पे आप लिखता है। मान ले तो यहाँ पर एक एरिया बनाता और यहाँ भी एक एरिया बना था। आपको देख ये एरिया कितने दे रहा मिले? 4। ये भी 4। तो डिस्कस है ना फील्ड लाइन से, लेकिन तू देख इसमें कितनी है? इसमें कितनी फील्ड लाइन? इसका एरिया 1, इसमें फील्ड लाइन, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया। तो यहाँ पर नंबर लाइन डेंसिटी, तो इसकी मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा प्रॉपर समझ में आता है।
हाँ क्लोज मतलब हाँ यही तो है। डेंस का मतलब क्या है? मैं बोलूं कोई मेटेरियल डेंस है, इसका मतलब उधर क्या है? पास पास। तो जितने फील्ड लाइंस पास पास होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, यहाँ गैपिंग ज्यादा है। इसमें भी यहाँ इसके पास पास है, से दूर जाके दूर। इसके लिए मतलब सारे ट्रैक्शन फोर्स मतलब दूरी के इनवर्स होते हैं 100%। तो लेफ्ट साइड में लिखना ऐसे लिखना, लेफ्ट साइड में देखो मैं लिख रहा हूँ, हम लाइन डेंसिटी से चेक कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। मतलब ये आपकी समझदारी के लिए है, इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर लिखोगे तो एक्स्ट्रा ही चीज है। और ये फर्जी नहीं है, कोई किताबों में ये भी अच्छी किताबों में मतलब हमने यही पढ़ी थी लाइन डेंसिटी। डेंसिटी में कोई जिक्र नहीं है, डेंसिटी में ये लिखिए डेंसर द फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड विल बी हायर। एनसीईआरटी तो बहुत समराइज लिखती है, एनसीईआरटी कभी भी बिगिनर्स के लिए नहीं है। मतलब आप फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ के नहीं सीख सकते, आप फिजिक्स को एनहांस कर सकते हो। जैसे कि जितनी ये फेयरनेस की क्रीम आती है, ये आपकी ब्यूटी बना नहीं सकती, एनहांस कर सकती है। समझे? मतलब काले को गोरा नहीं कर सकती, गोरे को और निखार सकती है। अरे उसकी लाइन तुम क्या करते हो, फेयर वाली क्रीम देखिए, उसमें पढ़ना लिखा रहता है, these products cannot make you beautiful, they only enhance the beauty। क्योंकि ये और कोर्ट का आदेश है कि भ्रमित विज्ञापन ना फैलाएं। उसमें स्टार मार्क लगा के नीचे पढ़ोगे ना हेड पे, वहां भी लिखा रहता है पेट्रोल Red Bull gives you wings। ये क्या है? Red Bull आपको पंख देती है। बेसिकली क्या है? अभी किसी ने केस कर दिया तुम्हें सब बात पता है ना? नहीं पता? और तुम समय पूछो कि चार की चार प्रॉपर्टी बता दो। देखिए ना, इसके बारे में कुछ लिखाऊंगा नहीं, कुछ समझना है इसको। नेक्स्ट देखो, हाँ हम लाइन डेंसिटी से भी चेक कर सकते हैं। नीचे लाइन से लिखना, अरे हम लाइन डेंसिटी से भी चेक कर सकते हैं। नीचे की लाइन से लिखना n बराबर नंबर ऑफ EFL बटे एरिया, नंबर ऑफ EFL बटे एरिया। हम लाइन डेंसिटी से भी चेक कर सकते हैं। नीचे की लाइन से n बराबर नंबर ऑफ EFL बटे एरिया। नीचे if हाँ इसी नीचे if n इंक्रीज तो E इंक्रीज, और अगर n क्या है कम तो E भी क्या होगी, कम होगी। बस नेक्स्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स प्रॉपर्टी नहीं। यूनिफॉर्म आज कुछ भी नहीं किया, देखो एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड means direction as well as magnitude must be constant. Direction as well as magnitude must be constant. Direction as well as magnitude must be constant. Magnitude must be constant. जैसे ये जो फील्ड बनाया मैंने, क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? कैसे? इसका डायरेक्शन क्या है?
सेम, और सबका मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम। मैग्नीट्यूड कैसे किया, सब जगह डेंसिटी क्या है सेम। सोचना, तो अपने मन से यहाँ पे कोई एरिया लेता, कितने आएंगे 4 और एरिया 3, यहाँ 4 एरिया 1, तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड क्या है सेम, डायरेक्शन, तो इसका ई क्या माना जाएगा यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आंसर में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्म ई। लेकिन मान लो कोई ऐसी ई बना दे, क्या हो रहा है, क्या है ये अच्छा ऐसा हो क्यों, सेपरेशन तो फिक्स है, अरे सेपरेशन फिक्स हो तो क्या है, डायरेक्शन ही क्या हो रही है हर जगह अलग अलग, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड, इसमें आपको डायरेक्शन ही चेंज अलग दिख रही होगी ना यार, सब जगह मैग्नीट्यूड शायद क्या दिख रहा हो सेम। देखो मैग्नीट्यूड सेम तो मैं ऐसे कर दूंगा ना, सेपरेशन क्या कर दूंगा सेम, लगभग क्या है मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन हर जगह डायरेक्शन क्या है अलग अलग, ये भी क्या है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ नहीं बात, सिंगल एग्जांपल में 10 प्रॉपर्टी जांची कितनी हुई, तो 10 भी होगा चाहिए, कोई भी 5 लिखते हैं ना कॉपी में, मैं तो हम नीचे की 5 लिखता बोर्ड में। नेक्स्ट EF electric field lines never form closed loop. Electric field lines never form closed loop for a static charge. For a static charge. For a static charge. For a static charge. किसी भी static charge के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप फॉर्म, क्लोज लूप का मतलब क्या हुआ, क्लोज लूप का मतलब ये हुआ इसको कोई करंट आता है यार, पीछे भयंकर करंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे 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 कभी भी क्या नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सोच यहां से गई, तो अगर यहां से गई इसका मतलब यहाँ पर क्या चार्ज हुआ पॉजिटिव, और यहीं पर घुस गई तो यहाँ पर क्या हो गया, अब एक ही जगह पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुए तो चार्ज तो एडिटिव होता है, जुड़ के कोई एक ही बनेगा, यस सर, जीरो नहीं, तो ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 3 है, तो जुड़ के तो कोई एक ही बनेगा, दोनों एक साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो अगर 6 कूलम प्लस में और माइनस 3 कूलम, तो नेट क्या बचा, तो या तो पॉजिटिव बचेगा यहाँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही जगह से घुसे और एक ही जगह से आ जाए, इसका मतलब स्टैटिक चार्ज की फील्ड लाइंस कभी भी क्या नहीं बना सकती। और मैं आगे बढ़ाऊंगा मैग्नेटिज्म में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बन सकती हैं, क्लोज लूप बना सकती है, मगर वो क्या नाम बोलूं मैं, स्टैटिक चार्ज। वहां पर चार्ज कैसे करेगा, मोशन, तो वहां पर क्या होता है जो चार्ज मोशन में होता है, हेलो चार्ज किस होता है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, क्या आता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन परफॉर्म क्लोज लूप। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्लोज लाइन होगी वो क्या होती है क्लोज लूप। अभी तो आपको केवल क्या आदत में क्लोज लूप नहीं बनाती, तो ऐसे कैसे। अगला लास्ट पॉइंट, electrostatic field, electrostatic field, next last point, electrostatic field is conservative in nature,
Electrostatic field is conservative in nature. Electrostatic field is conservative in nature. अब वापस से मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ेंगे तो वहां पर कौन सी फील्ड आएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कैसी होगी, नॉन कंजर्वेटिव। एक स्टेटमेंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो कंजर्वेटिव होगा, लेकिन जब मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कौन सा होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसा हो जाता है, नॉन कंजर्वेटिव। तो नीचे एक ब्रैकेट बना के लिख लो, ब्रैकेट बना के लिख लो, लाइन लिख लो। इन द चैप्टर ऑफ EMI, in the chapter of EMI, electromagnetic induction, I say EMI, electromagnetic induction, we shall be introduced by an EF. We shall be introduced by an EF. EF मतलब electric field, which forms closed loop. Which forms closed loop, named as induced electric field. Named as induced electric field. Named as induced electric field. समझ आई? ब्रैकेट को बंद कर देना। एक और 12वीं थ्योरेटिकल है, देखो, इनसाइड द कंडक्टर, 12वीं, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, and also electrostatic field lines and also electric field lines are perpendicular, and also repeat कर रहा हूँ, inside the conductor electrostatic field is 0, and also electrostatic field lines are perpendicular to the surface of a conductor. And also electrostatic field lines are perpendicular to the surface of a conductor. क्या बोलते हैं आप? ये कह रहा है कि कोई भी कंडक्टर है, मान लो आपने कंडक्टर लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले बात तो पास ही नहीं हो सकता, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ अंदर, 0। अरे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी कि यहां से तो देखो बाहर से निकल गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी फील्ड लाइन सरफेस पे आएगी, सरफेस पे क्या हो जाएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर मालूम कैसे होगी, समझ में आया? इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मान लीजिए ये, तो ये ऐसे हो जाएंगी फील्ड लाइंस। सरफेस की क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जो सरफेस होगी उस पर फील्ड लाइंस कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर। क्यों होती है वो आगे समझाऊंगा। कारण क्या होता है, कंडक्टर में अंदर चार्ज रह नहीं पाता, जैसे फील्ड लाइन लग गई तो कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे फील्ड लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे,
फील्ड के अपोजिट, तो यहाँ सारे क्या कैंसिल हो जाएंगे। वापस करो, वो क्या होगा, मैं हालांकि आगे भी समझाऊंगा, दोबारा सुनना। ये कोई कंडक्टर है, फील्ड का है आगे, तो इस कंडक्टर के पास क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है, पॉजिटिव भी या नेगेटिव, पॉजिटिव का भागेगा फील्ड के, तो यहाँ क्या आ गया प्लस, यहाँ क्या आ गया, तो ये खुद की फील्ड बना लेगी नहीं, कहां से कहां, पॉजिटिव से इसको क्या कर देगा, क्या कर देगा, कैंसिल अप, तो हमारा नेट फील्ड 0। यस सर, नहीं आया, आ गया सर। तो एक सवाल का स्टेटमेंट सुनना, ये कब तक ऐसे कर करेंगे जी, अच्छा ये क्या करेंगे, इस फील्ड को गायब करेंगे, ये भागेगा भागेगा भागेगा, कहां तक कर सकता है, ये कौन कर सकता है, तो कैसे कर सकता है, कंडक्टर में सारा जो चार्ज दोगे वो उतर के कहां जाएगा, सरफेस में। यस सर, इसलिए तो कंडक्टर में अंदर चार्ज कहां पर होता है, सरफेस में। यस सर, यस सर, कहां का है, सरफेस। नो चेक और इसको और डिटेल पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है, हेडिंग पढ़ाई थी, पहला पन्ना निकालना, पहला पन्ना पहले लेक्चर का कंटेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट कंटेंट सेकंड लास्ट 9 नंबर का प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, उसमें पढ़ाऊंगा इन्हें, लिख लो, डायग्राम बना लिया, तो आगे प्लॉट बना लो, स्केल परपेंडिकुलर हो जाएगी ना इसलिए। चलिए भाई, अभी बहुत सा पॉइंट लिखा हुआ है, मेरे काम आएगा आगे बात करूंगा। मैं बोलूं कोई कंडक्टर होगा, क्या उसमें अंडर चार्ज रह पाएगा, कंडक्टर में सारा चार्ज कहाँ रहेगा, अभी इसको याद रखो, कंडक्टर में सारा चार्ज कहाँ आ जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, सरफेस पर। अरे बोलूं, तो मैं आपसे बोलूं कि अगर आगे सवाल करेंगे, मैं बोलूं अब कंडक्टर, अगर वो बहुत अच्छा लिखते हैं इंसुलेटिंग कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, तो नॉन कंडक्टर को आपका चार्ज अंदर है सकता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इससे क्या पता लगा, इंसुलेटर, क्या पता लगा, मतलब चार्ज अंदर, तो चार्ज किस होगा, पूरी, तो क्या डिफाइन होगा, VCD, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मैं बोला क्या चाह रहा हूं, मैं बोलूं क्या I sphere whose VCD is this, तो अब बताइए ये स्फीयर कौन सा है, कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग, वो लिखा ही नहीं है उसने, सवाल ऐसे मिलेगा, a solid sphere whose charge volume density is given this, तो आप कैसे पहचानोगे कि कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग, अरे बेटा इसकी डिफाइन क्या हुई है, VCD, अब VCD डिफाइन ही तब होगी जब वॉल्यूम में चार्ज होगा, और वॉल्यूम में चार्ज केवल नॉन कंडक्टिंग। यस सर, मैं बोलूं a sphere whose linear charge density is given, तो आप सोचो ये स्फीयर की लीनियर से हो, स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों दे रखी है, क्योंकि स्फीयर अगर क्या होगा कंडक्टर, उसका सारा चार्ज किस पे आ जाएगा, किस पे आएगा, उसकी डिफाइन क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यस सर, ये समझने वाली बात है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलता, अच्छा सवाल है वो अच्छी किताब में पूरा लिख के देता है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिव, लेकिन नहीं ना लिखा, तो बोलूं a sphere whose SCD is given, a sphere whose SCD sigma is defined, अब वो स्फीयर क्या है, कंडक्टर की नॉन कंडक्टर, कैसे पता लगा, स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट, मगर इसके लिए क्या लगा दिया आपने, सिग्मा, हाँ, अब स्फीयर कौन सा मान रहे हैं, सॉलिड। यस सर, अब क्या करें, अब सॉलिड स्फीयर है और उसके लिए क्या डिफाइन हो रही है, सरफेस चार्ज, मतलब सारा चार्ज कहां पे, और ऐसा केवल किसमें होता है, कंडक्टर, मतलब ये स्फीयर निश्चित क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है।
और मैं बोलूंगा सॉलिड स्फीयर हुज BCD इज गिवन, तो वो सॉलिड स्फीयर क्या है? नॉन कंडक्टिव। इंसुलेटेड से अच्छा सवाल सब क्या है? नॉन कंडक्टिव। क्या पहचान पाएंगे? यस सर। मेरे अभी काम, लेकिन अभी बात चली तो याद आ गया। कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कोई भी बॉडी कंडक्टर हुई तो उसमें वॉल्यूम में चार्ज नहीं होगा। चार्ज किस पर आएगा? अगर वॉल्यूम में चार्ज है इसका मतलब वो तो जरा एक बार लोकल मैंने सवाल कराया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। Yes, sir. वो मैंने क्या माना था? स्फीयर माना था। तो बताना वो स्फीयर कौन सा है? कंडक्टर की नॉन कंडक्टर? तो देखना जरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है लाइन? यस सर। क्यों लिखा है नॉन कंडक्टिंग? क्योंकि हम चार्ज किसको देख रहे हैं? वॉल्यूम में, और वो केवल किस हो सकता है? यस सर। दोनों का है, दोनों का दोनों आप लड़ाया एक का एसटीडी भी होगा। है स्फीयर का क्या है? डिस्क है वो, तो डिस्क वाली क्या डिफाइन होगी? चले तो अब है वो खूबसूरत चीज, लिखे शब्द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अरे कुछ मजा आया ना? आज तो कुछ पढ़ाई नहीं है यार, पूरा टाइम वेस्ट हो गया है। वेस्ट तो टाइम नहीं हुआ है, डिस्कशन हुआ है। चाहे कितने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना? चलो रकीब है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसकी कहानी सुन लेते हैं। फ्लक्स ये भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। फैराडे साहब का ही समझाने का कि फील्ड लाइंस कैसे गुजरते हैं किसी सरफेस से। सोचना इधर ये सरफेस है, पकड़ ले इसको, राइट। ये सरफेस है और ये प्लस क्यू चार्ज है। इससे क्या निकलती होंगी? क्या निकलती? इसमें से घुसेंगी, ये घुसेंगी। अब इसमें से क्या सारी फील्ड लाइन घुस रही होंगी? इक्वल घुसेंगी। तो जितने फील्ड लाइंस इससे घुसेंगी वही क्या कहलाता है? फ्लक्स। फ्लक्स कैसे डिफाइन किया जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, हेलो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अरे बोलो, फ्लक्स को डिफाइन किया था मैथमेटिकली E डॉट A। फ्लक्स बताता क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया, और मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट A, और डॉट खोलोगे तो EA। अच्छा यहाँ पे एरिया क्या मिलेगा? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे सरफेस है इधर, चलो पकड़ ली, ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसे बनाओगे? सरफेस के यस सर। यस सर। अगर सरफेस ऐसे होती तो ये आगे समझ में? यस सर। सरफेस AD है, ये वाई जेड प्लेन में नहीं, ये वाले प्लेन में कैसे आएगा? इधर आएगा। अब एक बालक का सवाल जो इसके दिमाग में गया कि इधर नहीं हो सकता। तो सरफेस अगर ओपन होती है, क्या होती है? एक शब्द आएगा दिमाग में, कल बनाऊं, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। कोई नहीं पढ़ाता, शायद मैं भी बहुत दो लाइन बोल के निकल जाता, लेकिन इस साल बोर्ड में सवाल लिख के आया, पता है आपको? डिफाइन ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। सवाल को बोर्ड में बहुत कर रहा है ना, बोर्ड का फिजिक्स का क्वेश्चन सुनना। डिफाइन ओपन सरफेस एंड, तो कैसे आप ओपन सरफेस का मतलब जो ये पन्ना, उसके अंदर कोई थिकनेस नहीं है, मतलब कुछ भर ही नहीं सको। मैं तो ऐसे रखता हूँ, अगर कुछ भर सकते हो तो क्या है? क्लोज सरफेस। जैसे रूम क्या है? क्लोज सरफेस। अब वो चीजें, ये एक रुमाल है, तेरे सामने से देख, तो ये ओपन सरफेस है क्लोज सरफेस? अरे क्या है? अच्छा ये क्या है? क्लोज सरफेस। पक्का? अच्छा कागज? तो ओपन सरफेस के लिए नॉर्मल, ओपन सरफेस की सरफेस ही कितनी है? तो नॉर्मल चाहे इधर लो चाहे इधर लो, बात एक ही है। लेकिन क्लोज सरफेस में तेरी मनमानी, क्लोज सरफेस में फिक्स है, हमेशा क्या होता है? आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। जैसे इस
सरफेस है, एक ओपन एक क्लोज है, तो वो यहाँ एरिया वेक्टर बोलेगा तो आउटवर्ड ही मिलेगा, यहाँ एरिया वेक्टर अब तो अंदर, क्योंकि ये कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस। कल दिखाऊंगा सारे पॉइंट। बोलिए तो कैसे पहचानेगा, जिसमें कुछ भर सको वो क्या है, क्लोज। तो उसको किताबें लिखती है जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम ट्रैप्ड हो जाए वो, और जिसमें कोई वॉल्यूम ना ट्रैप हो वो, बात तो वही होगा। अरे बोलो ये क्या है भाई, ये क्या है, सर होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, मुझे आज पढ़ा दो, कुछ भी नहीं मजे लिया आज बस, मजा आ रहा है मैं पढ़ने में, बोली होगा तो मैं खुद ही नहीं पढ़ता, क्योंकि पढ़ाना इंटरेस्ट था तभी तो पढ़ाने आए हूँ, नहीं तो इंजीनियर हम तो नौकरी में लैपटॉप में कहीं काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर ऐसे तुम थोड़ी दिखते थे, ये दिख सकता है किसी को, इसको देखने का टिकट लगेगा। हाँ जी, कल का होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या नहीं पता ना आपको, क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनसीईआरटी पढ़ के आनी है, और आपने नहीं पढ़ी वो मैं 3 वर्ड से पढ़ा, वो 3 वर्ड से उसमें अंग्रेजी के, जिसका मीनिंग तुम्हें डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनसीईआरटी से। दूसरा क्या करना है, दूसरा क्या करना है, कॉपी के 4 सवाल थे, इसमें अपने नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन निकाले थे, निकाले थे ना, मतलब गॉस लॉ से, कूलॉम्स लॉ से वो सवाल करके आ रहे, इसलिए बोल रहा हूँ कि टेस्ट जो होगा उसकी तैयारी अभी कर लोगे इस वीक में तो बढ़िया है, अगले वीक से तैयारी शुरू करोगे तो फिर हमेशा क्या करो बेटा, तो टेस्ट वाला वीक होता है उसमें तैयारी करते हैं उन सब्जेक्ट की जिनमें हमें उड़ेलना है। बायोलॉजी पढ़ा कल, याद कल तो याद रहेगा, तो लास्ट के 2-3 दिन में केवल बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस है, वो कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए। तो कल का काम, जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है वो होमवर्क करेगा, जिसका बैकलॉग नहीं है वो बैकलॉग करेगा, जिसका सब कुछ कंप्लीट है उनको कूलॉम्स लॉ से पहले का पढ़ना है, और 4 क्या पढ़ के आना है, 4 पढ़ के आना है। प्रॉपर्टी कितने लोगों ने एनसीईआरटी परचेज कर ली है, इसकी 24 की बात है, पुरानी निकल गई 18-19 की, सर मेरी दीदी पढ़ती थी इसी से। ये बोलेगा तो मैं तो नहीं